नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए न्यू एडमिशन शेड्यूल के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एक रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि क्लास 1 का लॉटरी ड्रा का रिजल्ट किस डेट को निकलेगा, फर्स्ट लॉटरी लिस्ट, सेकंड लॉटरी लिस्ट, थर्ड लॉटरी लिस्ट कब आएगी, इसके बारे में उन्होंने एग्जैक्ट डेट बताया है। और इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने शेड्यूल के माध्यम से शेयर की है। तो दोस्तों, हमने भी उस पर भी एक वीडियो बनाया है, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि कब लॉटरी ड्रा का रिजल्ट आएगा और कब से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो वीडियो देखें ताकि आपको शेड्यूल के बारे में अच्छे से पता हो। दोस्तों, उन वीडियोज़ पे बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे वैल्यूएबल यूजर्स एंड सब्सक्राइबर कमेंट्स के माध्यम से अपने सवालों को रखे हैं, वो कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उन सारे कमेंट्स को कवर अप कर लें और उन सारे कमेंट्स के जवाब दे सकें। दोस्तों, क्या होता है कि कमेंट्स का रिप्लाई तो हम करते हैं, थोड़ा सा देर भी हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि कमेंट में बात पूरी नहीं हो पाती है, उसमें लिमिटेड अक्षर ही मिलते हैं, यानी कि मतलब हम लोग लिमिटेड ही लिख सकते हैं। ज़्यादा लिखने पे बहुत बड़ा हो जाता है कमेंट और बात भी पूरी नहीं हो पाती है। तो हमें लगा कि आपके कमेंट्स पर एक वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके कमेंट्स को कंसीडर करेंगे और उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला जो कमेंट है वो ये है कि प्राइवेट नौकरी करने वाले माता पिता के बच्चों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दोस्तों, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, ऐसे बच्चों के जो माता पिता हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, ठीक, तो ऐसे बच्चों के एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनमें आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट होता है ये नहीं लगेगा, और जो पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोला जाता है, ये नहीं लगता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये गवर्नमेंट जॉब करने वाले माता पिता के बच्चों के एडमिशन में लगते हैं। उसमें उनको पूरी डिटेल देनी होती है कि वो कौन सा जॉब करते हैं, और क्योंकि उसी के बेसिस पे जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी होती है वो डिफाइन होती है, और उनके नंबर ऑफ ट्रांसफ़र पिछले 7 सालों में कितने बार हुए हैं ये भी उनको जानकारी देनी होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगेंगे जो हमने आपको बताया, सर्विस सर्टिफिकेट और नंबर ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट ये लगेगा। उसके बाद बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और अगर बच्चा कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि बच्चा अगर जर्नल EWS है तो उसको जर्नल EWS का सर्टिफिकेट, SC है तो SC का कास्ट सर्टिफिकेट, ST है तो ST का कास्ट सर्टिफिकेट, OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना होता है। अब स्पेशल प्रोविज़न की बात करें तो बच्ची जो होती है सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब होता है माता पिता की अकेली संतान। अगर माता पिता की अकेली संतान है तो उसका फॉर्म सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी में भरा जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सिंगल गर्ल चाइल्ड के एडमिशन में एक स्पेशल प्रोविज़न मिलता है और इसमें कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं। तो दोस्तों, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट बनाकर देनी होती है। अगर बच्ची का फॉर्म आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में भरा है तभी ये डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, अदरवाइज नहीं देना होगा। अब बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। अगर आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट या फिर BPL सर्टिफिकेट देना होता है। और अब आते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पे। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप कोई भी एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ऐसा कोई भी प्रूफ जिस पे आपका एड्रेस मेंशन हो। रेंट एग्रीमेंट भी चलता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इतने सर्टिफिकेट प्राइवेट नौकरी करने वाले माता पिता के बच्चे का अगर एडमिशन होता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप दैट कि ये कमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम हो सकता है अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पिकअप कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं और दूसरा कमेंट देखते हैं। दूसरा कमेंट जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि क्या MP HRM कोटे में नाम आने पर केंद्रीय विद्यालय से कॉल आता है या फिर वेबसाइट या KV के नोटिस बोर्ड पर ही देखना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे MP HRM कोटे में नाम आने पर उस केंद्रीय विद्यालय से आपको कॉल आ सकता है, और एक वो लेटर भी आपके पास आता है जिसमें MP ने आपके बच्चे का नाम रिकमेंड किया होता है और उस केंद्रीय विद्यालय में जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। लेकिन वो लेटर कब आएगा, कैसे आएगा, इसका आप इंतजार ना करिए। आप जो है केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर रेगुलरली चेक करते रहिए, और KVS हेल्प डेस्क का इस्तेमाल करके आप उस केंद्रीय विद्यालय में फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं कि क्या MP HRM कोटे की लिस्ट आई है। वैसे सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है कि आप केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर चेक करते रहिए। जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन होता है वहाँ पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो लिस्ट होती है वो आ जाती है।
चाहे फर्स्ट लिस्ट आए, सेकंड लिस्ट आए, सारा कुछ वहीं पर आएगा आपको। वहाँ पर आप लिस्ट को खोलकर देख सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आया या नहीं आया। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये वाला कमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ, जो हमारा तीसरा कमेंट है। तीसरा कमेंट ये है कि क्या बच्चे का ब्लड ग्रुप एडमिशन के समय देना ज़रूरी रहता है? तो दोस्तों ये जो बच्चे का ब्लड ग्रुप देना होता है एडमिशन के टाइम पे, ये हमने कई सारे केंद्रीय विद्यालय में इंक्वायरी की और पिछले साल जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनके पेरेंट्स से भी बात करके हमने ये जाना और एक निष्कर्ष निकला है कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है ये ज़रूरी होता है देना। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का एक रिकॉर्ड बनता है, हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें ये ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं है तो आप किसी भी हॉस्पिटल से ब्लड ग्रुप का एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं सर्टिफाइड डॉक्टर से, ठीक। और दोस्तों ये जो बच्चे का ब्लड ग्रुप मान लीजिए कि एडमिशन के टाइम पे आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन रुक जाएगा। आप वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए कि इस वजह से बच्चे का जो ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पाया है, तो वो आपको कुछ टाइम देंगे कि इतने टाइम के अंदर आप बनवा के दे दीजिए, उतने टाइम के अंदर आप बनवा के ले जाके स्कूल में सबमिट कर दीजिए, ताकि फिर आपके बच्चे का जो एडमिशन हो वो प्रॉपर तरीके से हो जाए और आपके बच्चे का जो पठन पाठन है वो स्मूथली चलता रहे। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ, जो हमारा चौथा कमेंट है। चौथा कमेंट हमारा ये है कि क्लास 11th का एडमिशन कब शुरू होंगे? दोस्तों जो क्लास 10th के बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन है कि क्लास 11th का जो एडमिशन है केंद्रीय विद्यालय में वो कब शुरू होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th का एडमिशन होता है, इसकी जो प्रक्रिया शुरू होती है ये तब शुरू होती है जब CBSE बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट आ जाता है। दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं ये CBSE बोर्ड के होते हैं, ठीक। तो CBSE बोर्ड का जब क्लास 10th का रिजल्ट आ जाता है तो जो केंद्रीय विद्यालय में ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं क्लास 10th के बच्चे, वो प्रमोट होकर क्लास 11th में जाते हैं, ठीक। उसके बाद जब उनका एडमिशन हो जाता है या फिर आसपास के केंद्रीय विद्यालय के कुछ बच्चे होते हैं वो भी आते हैं तो उनका भी एडमिशन हो जाता है, ठीक। उनके एडमिशन होने के बाद भी अगर कोई सीट खाली रह जाती है, अब ये सीट खाली कैसे रह जाती है? क्योंकि जितने बच्चे 10th में हैं वो सब 11th में जाएंगे, तो सीट खाली कैसे होती है? तो दोस्तों सीट इस केस में खाली होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा केंद्रीय विद्यालय छोड़ना चाह रहा है, उसको नहीं पसंद आ रहा है तो वो केंद्रीय विद्यालय छोड़ना चाह रहा है, या फिर कुछ बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं कोटा। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि सीट खाली हो जाती है। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन को अपनी स्ट्रेंथ फुल करनी होती है, तो स्ट्रेंथ फुल करने के लिए वो वैकेंट सीट को भरना चाहते हैं, ठीक। तो वैकेंट सीट को भरने के लिए वो अपने केंद्रीय विद्यालय की जो पर्सनल वेबसाइट है उस पर वो नोटिफिकेशन निकालते हैं कि क्लास 11th में इतनी सीटें खाली हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया से फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों पिछले साल जो ये प्रक्रिया हुई थी ये ऑनलाइन गूगल फॉर्म की मदद से केंद्रीय विद्यालय लिए थे, जहाँ पर सीट खाली थी क्लास 11th में एडमिशन के लिए नॉन केवी स्टूडेंट्स का, ठीक। दोस्तों पहले केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है, उसके बाद सीट खाली रह जाती है, फिर फॉर्म निकलते हैं नॉन केंद्रीय विद्यालय। नॉन केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं? जो नॉन केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट वो होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट नहीं होते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़े होते हैं, जैसे कि अदर जो प्राइवेट स्कूल हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल हैं, स्टेट बोर्ड के जो स्कूल हैं, वो जो 10th के बच्चे हैं जो 11th में जाने वाले होते हैं वो नॉन केवी स्टूडेंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जो है कोविड-19 का सीन था तो इसकी वजह से उन्होंने गूगल फॉर्म की मदद से रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसके पहले जो होते थे ये ऑफलाइन प्रोसेस होता था। तो इस बार जैसा भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। फॉर्म जब निकलेंगे तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि फॉर्म निकल गए हैं और फॉर्म आपको कैसे भरना है, डेमो भी दे के दिखाएंगे। अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन का डेमो दे के दिखाएंगे, अगर ऑफलाइन भरना होगा तो ऑफलाइन का भी डेमो भर के दिखाएंगे। और इसके साथ ही साथ स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम के लिए कितना % होना चाहिए क्लास 10th में, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे एक बार जब फॉर्म रिलीज हो जाएगा उसके बाद। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 11th का एडमिशन कब स्टार्ट होगा और आप पूरा एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट कमेंट की तरफ, जो हमारा कमेंट नंबर 5 है। तो कमेंट नंबर 5 क्या है? अगर कई कैटेगरीज हैं तो किसके आधार पर एडमिशन मिलेगा? दोस्तों ये जो कमेंट है इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे की कई कैटेगरी हैं तो उसको जो एडमिशन मिलेगा उसका बेस क्या होगा, किस बेसिस पर। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड का। तो एक लड़की है, एक बच्ची है, वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है और उसकी जो कास्ट कैटेगरी है वो SC है और उसके जो माता पिता में से कोई एक वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, यानी कि वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी करते हैं केंद्र सरकार के। तो
प्रायोरिटी कैटेगरी के बेसिस पे मिलेगा, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड के कैटेगरी के बेसिस पर मिलेगा, या फिर उसका जो है आपको कास्ट कैटेगरी के बेसिस पर मिलेगा कि एससी के बेसिस पर मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी होता है ये स्पेशल प्रोविज़न होता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि स्पेशल प्रोविज़न है या नहीं। तो स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत सीटें रिजर्व होती हैं। जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 2 सीट रिजर्व होती है। तो मान लीजिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए किसी केंद्रीय विद्यालय में 2 सीट है किसी सेक्शन में, मान लीजिए क्लास 1 में किसी केंद्रीय विद्यालय में 2 सीटें रिजर्व है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। अब वहाँ पर फॉर्म आ गए हैं 10। अब उनके लिए ये मुश्किल है कि किस बच्ची को लें, क्योंकि सिंगल गर्ल चाइल्ड तो वो 10 के 10 हैं। तो अब वो डिसाइड कैसे करेंगे कि किस बच्ची को पहले लें। तो दोस्तों ये डिसाइड करने के लिए फिर लगती है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, यानी कि उस बच्ची का एडमिशन पहले होगा जिस बच्ची के माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उसके बाद दूसरी जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसको देखा जाएगा। तो इस तरीके से जो कैटेगरीज हैं वो चलती हैं। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो अभी भी आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे, और पॉसिबल होगा तो हम एक डिटेल वीडियो भी बनाकर आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आपके कमेंट को मैंने यहाँ पर नहीं काउंट किया है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों इस तरह की वीडियोस हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। जब तक ये पूरे एडमिशन की प्रोसेस चलेगी हम एडमिशन से संबंधित जानकारी आपको देते रहेंगे। उसके बाद भी केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी हर छोटी बड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा, ताकि केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां हम आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचाते रहें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।